कोरिलेशन यानी 25% क्वालिटीज़ उनमें सेम हैं। अब बात करते हैं असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस की। एल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन ने इंटेलिजेंस को क्वांटिफाई करने के लिए या फिर इंटेलिजेंस को एक नंबर देने के लिए, एक स्कोर देने के लिए अटेम्प्ट किया था 1905 में। इसलिए इस कॉन्सेप्ट के लिए उन्होंने मेंटल एज को इंट्रोड्यूस किया था और क्रोनोलॉजिकल एज को इंट्रोड्यूस किया था। मेंटल एज क्या होता है कि एक किसी भी पर्टिकुलर एज जो हमारी होती है या फिर एक पर्टिकुलर जो एज ब्रैकेट होता है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो इंडिविजुअल्स हैं या बच्चे हैं ये उस एज ग्रुप में आते आते वो कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ सीख जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा जब 1 साल का हो तो वो बोलना सीख जाए, या फिर जब वो स्कूल जाने लगे या जैसे कि जब 5 साल का होता है तो उसको थोड़ी बहुत कैलकुलेशन या ABCD एटलीस्ट आ जाए। तो एक पर्टिकुलर एज तक हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा जो है एक्टिविटीज़ सीख जाए, तो हम उसको मेंटल एज डिफ़ाइन कर देते हैं। फिर आता है क्रोनोलॉजिकल एज, यानी कि आपके बर्थ से लेकर जितने साल जो हम नॉर्मली एज हम काउंट करते हैं उसको क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं। यानी कि अगर आपकी एज अगर 10 साल है तो आपकी CA 10 है, अगर आपकी एज 20 साल है तो वो 20 है। इन्हीं दो वेरिएबल्स को लेकर उन्होंने एक IQ का फार्मूला इंट्रोड्यूस किया था। वो फार्मूला है IQ इज़ इक्वल टू MA/CA इंटू 100। ये 100 का जो वैल्यू है ये इसलिए लाया था ताकि जो डेसिमल पॉइंट्स हैं वो इग्नोर हम कर सकें। तो IQ निकालने के लिए हम मेंटल एज को ऊपर रखते हैं डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। यानी कि अगर आपकी मेंटल एज आपकी क्रोनोलॉजिकल एज से बराबर है तो आपकी जो IQ है वो 100 होगी। यानी कि जनरल जो हम देखते हैं कि एक ऑन एन एवरेज जो है वो MA=CA होता है, तो जो एवरेज लोगों की IQ होती है वो 100 होती है। अगर आपकी MA जो है वो आपकी CA से ज़्यादा है तो आपकी IQ क्या होगी, कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी। और अगर आपका MA जो है वो CA से कम है तो आपकी जो IQ है वो कम होगी। इसी फार्मूले का यूज़ करके जो एल्फ्रेड बिने हैं इन्होंने IQ के स्कोर्स निकालना स्टार्ट किया था और इसी फार्मूले के बेसिस पे उन्होंने IQ को मेजर किया था लोगों में। अगर इसी स्कोर्स को अगर हम ऑन एन एवरेज एक ग्राफ में प्लॉट करें तो आपने शायद 11th में पढ़ा होगा कि एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होता है। एक नॉर्मल कर्व होता है कि हम किसी भी डेटा को, किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर हम एक ग्राफ में पुट करेंगे तो NPC के अकॉर्डिंग वो जो है वो बेल शेप का कर्व देगा। यानी कि जो मैक्सिमम आपके एवरेज स्कोर्स होंगे वो बीच में लाई करेंगे, यानी सेंटर के आसपास लाई करेंगे। जो एक्सट्रीम में होगा, जो पॉजिटिव एक्सट्रीम में होगा वो राइट साइड में लाई करेंगे स्कोर्स, और जो नेगेटिव एक्सट्रीम होगा वो लेफ़्ट साइड में लाई करेंगे। तो मैक्सिमम नंबर जो होता है वो एवरेज में होएगा। यानी कि अगर हम IQ देखें तो मैक्सिमम लोगों का जो IQ है वो एवरेज माना जाता है, तो वो कहीं ना कहीं 100 के आसपास लाई करेगा। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिनको हम कहते हैं, या फिर जीनियस जिनको कहते हैं, या फिर जो गिफ्टेड हम बोलते हैं, तो वो राइट साइड ऑफ द ग्राफ लाई करेंगे। और जो सेकेंड एक्सट्रीम होता है यानी कि जो रिटार्डेड हैं या फिर जो डेफिशिएंट हैं उनको हम लेफ़्ट साइड के कर्व में लाई करेंगे। तो इस टेबल में आप देख सकते हैं कि IQ के स्कोर के अकॉर्डिंग हमने उनको डिस्क्राइब किया है उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन को। यानी कि जिनका IQ अबव 130 है उनको हम कह देते हैं दे आर वेरी सुपीरियर, जो कि सिर्फ 2.2% जिनकी पॉपुलेशन है। जिनकी IQ 120 से 130 है उनको हम सुपीरियर कह देते हैं। जिनकी IQ 110 से 119 है वो हाई एवरेज में आते हैं। जो लाई करते हैं 90 से 109 के बीच में उनको हम एवरेज कहते हैं। ये मैक्सिमम पॉपुलेशन होती है, ये तकरीबन 50% इनकी पॉपुलेशन है। जो 80 से 89 के बीच में लाई करते हैं वो है लो एवरेज, यानी कि एवरेज से थोड़ा नीचे हैं। ये है पॉपुलेशन 16.1%। जो 70 से 79 के बीच में लाई करते हैं उनको बॉर्डर लाइन बोल देते हैं, यानी कि वो और एक्सट्रीम स्टेज में आ जाते हैं। और जो 70 से कम है, जी जो सबसे नीचे का ब्रैकेट है, इसे हम कहते हैं दे आर इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड। यानी कि ये बहुत ही एक्सट्रीम केसेस हैं और बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की ट्रेनिंग या फिर शायद ट्रेनिंग भी इनको यूज़फुल ना रहे इनकी डेवलपमेंट के लिए। अब बात करते हैं उन डेफिशिएंसीज़ के बारे में, इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी के बारे में, जो कि डिफ़ाइन करता है लेफ़्ट साइड, जो लेफ़्ट एक्सट्रीम है उस पॉपुलेशन को। तो इट इज़ डिफाइंड एज सिग्निफिकेंटली सब एवरेज जर्नल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग विद डेफिसिट इन अडेप्टिव बिहेवियर एंड मैनिफेस्टेटेड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट पीरियड। यानी कि इस डेफिनेशन में 3 मेन फीचर्स हैं जिनको हमें ध्यान देना है।
पहला है कि सब एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, यानी कि जो गैप है इनका इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसीज़ में, चाहे वो सोचने की कैपेसिटी है, चाहे वो समझने की कैपेसिटी है, ये एवरेज पॉपुलेशन से बहुत थोड़ा गैप नहीं है, बहुत छोटा गैप नहीं है जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं, बल्कि बहुत ही सिग्निफिकेंट गैप है जिसको हमको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और हमको देखना चाहिए इसको। सेकंड फीचर जो है वो अडेप्टेबिलिटी का है, यानी कि जिस तरीके से नॉर्मल इंसान या फिर नॉर्मल लोग अडेप्ट करते हैं, चाहे वो जब नए नए स्कूल जाते हैं या नए नए ऑफिस जाते हैं, तो वो अपने फ्रेंड्स सर्कल बना लेते हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छी तरह से घुल मिल लेते हैं, एक इन्वायरमेंट में अडेप्ट हो जाते हैं। पर जो ये पर्टिकुलर पॉपुलेशन है जिनके साथ इंटेलेक्चुअल डिफिशिएंसी की प्रॉब्लम है, ये जो है वो अडेप्ट नहीं कर पाते बहुत ही कंस्ट्रक्टिवली। थर्ड आता है मैनिफेस्टेशन एक डेवलपमेंटल पीरियड के लिए, यानी कि जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक पर्टिकुलर डेवलपमेंट स्टेज में जो बच्चा है या इंडिविजुअल है वो पर्टिकुलर एक्शन शो करे या फिर एक पर्टिकुलर जो बिहेवियर है वो शो करे। तो ये जो पॉपुलेशन है ये कुछ वो सर्टन एक्शंस बिहेवियर शो करने में फेल होती हैं। तो इसको भी फर्दर डिवाइड किया गया है आईक्यू के स्कोर्स के लेवल के अकॉर्डिंग। तो पहला जो सबसे जो एवरेज के जस्ट नीचे आता है जो लेवल, वो है माइल्ड लेवल। इसमें जो पॉपुलेशन है इनकी आईक्यू 55 से 70 के बीच में लाई करती है। उसके बाद थोड़ा सा और अगर हम सीवियर जाते हैं तो वो मॉडरेट आ जाता है, इनका आईक्यू होता है 35 से 55 के बीच में। फिर और थोड़ा नीचे जाएं तो सीवियर स्टेज आ जाती है जिनका आईक्यू होता है 20 से 35 के बीच में। और जो सबसे लोएस्ट जिनको हम आईक्यू कहते हैं वो है 20 से नीचे। ये प्रोफाउंड केसेस हैं, ये बहुत ही एक्सट्रीम केसेस हैं जिनको हम शायद ट्रेनिंग देकर भी चेंज ना कर पाएँ। बाकी जो माइल्ड मॉडरेट केसेस होते हैं इनको हम सफिशिएंट अगर ट्रेनिंग प्रोवाइड करें तो वो कहीं ना कहीं एवरेज पॉपुलेशन के साथ वर्केबल कंडीशन में काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस की। ये वो पॉपुलेशन है जो एक्सट्रीम राइट में लाई करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा जिनको गिफ्टेड पीपल कहते हैं और जिनका आईक्यू जो है वो 130 से ऊपर आता है। इनको हम टैलेंटेड या फिर गिफ्टेड पीपल भी कहते हैं। तो इनके बीच में काफ़ी एक थिन लाइन डिफरेंस है। गिफ्टेडनेस जो है इट इज़ द एक्सेप्शनल जनरल एबिलिटी शोन इन सुपीरियर परफॉर्मेंस इन अ वाइड वैरायटी ऑफ एरियाज़, यानी कि जो गिफ्टेड पॉपुलेशन है, जो गिफ्टेडनेस है, ये एक जर्नल कैटेगरी में लाई करता है। एक जर्नल जो एक नेचुरल गिफ्ट जो हम कहते हैं कि गॉड गिफ्ट जिसको हम कहते हैं, तो ये वो शो करता है। वहीं पे टैलेंट जो है वो कुछ वो भी नेचुरल ही माना जाता है, बट वो एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग के बाद जो हम नरिश करते हैं, खुद की जो पोटेंशियल हम अनलीश करते हैं और एक काफ़ी ट्रेनिंग के बाद जो हम सीखते हैं, तो ये टैलेंट थोड़ा रिफ़ाइन होके हम उसको टैलेंट कह देते हैं। तो इट इज़ अ नैरो टर्म एंड रेफर्स टू रिमार्केबल एबिलिटी इन अ स्पेसिफिक फील्ड, यानी कि अगर आप गिफ्टेड हैं किसी चीज़ में, किसी फील्ड में, और उसको आप रिफ़ाइन करेंगे, उसको आप और स्किल्स देंगे और ट्रेन करेंगे उस चीज़ में, तो कहीं ना कहीं वो टैलेंट के रूप में बाहर आएगा। तो इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे आइंस्टाइन है तो ये गिफ्टेड भी हैं, बट ये एक टैलेंटेड साइंटिस्ट भी थे कि बहुत स्किल के बाद उन्होंने ये चीज़ एक्वायर की थी। या फिर रविंद्रनाथ टैगोर जी का एग्जांपल है, जो कि एक गिफ्टेड लिटरेचर में थे, जिनका माइंड बहुत ही शार्प था और बहुत ही मतलब वाइड तरीके से वो सोच सकते थे, बट एक टैलेंटेड राइटर बने क्योंकि उन्होंने उस चीज़ में ट्रेनिंग ली, उस चीज़ में स्किल एक्वायर किया। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है जो हम इसमें देखना बहुत ज़रूरी है। कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं गिफ्टेड लोगों में जो है वो है एडवांस्ड लॉजिकल थिंकिंग, क्वेश्चनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, हाई स्पीड इन प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि एवरेज लोगों से बहुत ही ज़्यादा ये प्रोसेस कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन एकदम हाई स्पीड में, सुपीरियर जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन एबिलिटी, एडवांस ओरिजिनल एंड क्रिएटिव थिंकिंग, यानी कि ये ज़्यादा इनमें टेंडेंसी होती है चीज़ें कॉपी ना करने की, बजाय खुद की ही ये क्रिएशन निकालते हैं, चाहे वो आर्ट की फील्ड में हो, चाहे वो लिटरेचर की फील्ड में हो। हाई लेवल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड सेल्फ एस्टीम, इंडिपेंडेंट एंड नॉन कन्फर्मिस्ट थिंकिंग, यानी कि ये किसी दूसरे की थिंकिंग पे, किसी दूसरे के बिलीफ पर रिलाई नहीं करते हैं, इनकी एक इंडिपेंडेंट बिलीफ होता है, एक इंडिपेंडेंट इनकी पर्सनालिटी होती है। प्रेफरेंस फॉर सॉलिटरी एकेडमिक एक्टिविटीज़, यानी कि एकेडमिक्स की तरफ ये थोड़ा ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं, थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं। अब आते हैं टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए, यानी कि इंटेलिजेंस टेस्ट कितने बेसिस पर हम डिफ़ाइन कर सकते हैं और इनमें डिफरेंसेस क्या हैं।
तो पहला जो हम डिफरेंस ये करते हैं कि इंडिविजुअल और ग्रुप टाइप के टेस्ट होते हैं। पहला है इंडिविजुअल टेस्ट। इस टेस्ट में जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो 1 to 1 होता है, यानी कि सब्जेक्ट एक ही होता है और इंस्ट्रक्टर भी एक होता है। वहीं पे ग्रुप टेस्ट जो है वो एक इंस्ट्रक्टर होता है और काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, एक साथ वो टेस्ट कंडक्ट करते हैं। सेकंड पॉइंट है कि इंडिविजुअल टेस्ट में रेपो फॉर्मेशन का चांस मिलता है हमको, हम अच्छे से उसको रेपो बना सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। वहीं पे ग्रुप टेस्ट में जो है रेपो फॉर्मेशन का टाइम नहीं मिलता है और हमको स्ट्रेट अवे इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं सारे ही सब्जेक्ट्स को। इंडिविजुअल टेस्ट में सब्जेक्ट के पास ये लिबर्टी होती है कि वो ओरली आंसर कर सकता है या रिटन में दे सकता है या फिर एमसीक्यू कर सकता है। बट ग्रुप टेस्ट में ऐसा लिबर्टी नहीं होती है, उनको जनरली एमसीक्यूज़ करना होता है और रिटन फॉर्म में ही आंसर को देना होता है। उसके बाद जो डिफरेंसेस आते हैं वो नंबर ऑफ़ आइटम्स या टाइप्स ऑफ आइटम के बीच में डिफरेंस आते हैं। इस बेसिस पे 3 तरीके से डिफरेंट कर सकते हैं हम। पहला है वर्बल टेस्ट, फिर नॉन वर्बल टेस्ट और परफॉर्मेंस टेस्ट। वर्बल टेस्ट में जो हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं या आइटम्स होते हैं, उनके ऑप्शंस हमारे पास रिटन फॉर्म में होते हैं, ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में होते हैं, और हमको वो फॉर्म, चाहे वो वर्ड्स हैं चाहे वो सेंटेंसेस हैं, हमें वो पढ़ के उसमें ऑप्शंस में टिक मार्क करना होता है। वहीं पे नॉन वर्बल जो आइटम्स होते हैं उसमें वर्ड्स या नंबर्स के फॉर्म में नहीं होते, वहाँ पे पिक्चर्स के फॉर्म में होते हैं या इलस्ट्रेशंस के फॉर्म में होते हैं। हमको उस क्वेश्चन का आंसर उस पिक्चर को देख के उन पिक्चर्स में ही टिक मार्क करके देना होता है। वहीं पे इसका एक एग्जांपल है कि रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस का। लास्ट में आता है परफॉर्मेंस टेस्ट। इस टेस्ट में जो है उसमें पिक्चर्स भी नहीं गिवन होती, उसमें ब्लैक एंड वाइट में नहीं होता है आइटम्स, बल्कि हमको एक परफॉर्मेंस करके उसका आंसर देना होता है। जैसे कि आपका जिक्सॉ पज़ल आपने देखा होगा, तो वो भी आपका कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस मेजर करता है। एक और इसका एग्जांपल है कोर्स ब्लॉक डिज़ाइन, जिसमें वुडन ब्लॉक्स होते हैं और हमको ब्लॉक्स को अरेंज करके वो सॉल्व करना होता है। अब देखते हैं कि इंटेलिजेंस को इंडियन ट्रेडिशन में किस तरीके से देखा गया है। तो इंडियन व्यू जो है और वेस्टर्न व्यू है, ये काफ़ी डिफरेंट हैं एक दूसरे से। इंडियन व्यू में जो है वो कॉग्निटिव कैपेसिटी को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी गई है, यानी कि आपकी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की, डिस्क्रिमिनेट करने की, यानी कि सही क्या है गलत क्या है, और उस पर सस्टेन रहने की, और प्रॉब्लम सॉल्व करने की कुछ कैपेसिटीज़ हैं जो कि कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसी मानी जाती है। सेकंड आता है सोशल कॉम्पिटेंसी, यानी कि आप सोशली कितने एक्टिव हैं, आप एल्डर्स की कितनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ये बहुत छोटी चीज़ हो सकती है, बट ये वैल्यू सिस्टम जो है ये बहुत ही ज़्यादा इसमें इंडियन ट्रेडिशन में इसको इम्पोर्टेंस दी गई है। फिर आता है इमोशनल कॉम्पिटेंसी, यानी कि आप अपने इमोशंस को कितने अच्छे से समझ सकते हैं और इमोशंस को कितने अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं आप, और आप में किस तरह से इमोशनल वैल्यूज़ क्या हैं, जैसे कि ऑनेस्टी है, पोलाइटनेस है, तो इनका प्रेजेंट होना भी एक इंटेलिजेंट पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है लास्ट में एंटरप्रेन्योरल स्किल्स, यानी कि एंटरप्रेन्योरल कॉम्पिटेंसीज़, यानी कि ये वो स्किल्स हैं जो आपको एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बनाती हैं, करियर वाइज भी, पर्सनालिटी वाइज भी। यानी कि आप कोई, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ है चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, आप कितने ज़्यादा कमिटेड हो उस चीज़ के लिए, आप कितने ज़्यादा परसिस्टेंट हैं, आपके वर्क एथिक्स क्या हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल्स हैं और ये भी होना बहुत ज़रूरी है। फिर हम देखते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट क्या है। इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि सिर्फ आपके कॉग्निटिव स्किल्स ही काम नहीं आते एक इंटेलिजेंट पर्सन कहलाने के लिए, आपको इमोशनली भी काफ़ी ज़्यादा अवेयर रहना पड़ेगा और इमोशनली काफ़ी ज़्यादा वेल मैनेज्ड आपको होना पड़ेगा। जब हम कहते हैं कि इमोशनली मैनेज्ड होना, तो यानी कि उसमें 3 कंपोनेंट्स आते हैं। आप इमोशनली अप्रेज कर सकते हैं, इमोशनली एक्सप्रेस कर सकते हैं और अपने इमोशंस को रेगुलेट कर सकते हैं। यानी कि आप खुद की इमोशंस को पहले समझेंगे, आप उसको समझते हैं कि आपके किस सिचुएशन में आप किस तरह से इमोशनली रिएक्ट करते हैं, फिर आप उसको एक्सप्रेस करना सीखेंगे, यानी कि अप्रोप्रिएट जगह पर आप अप्रोप्रिएट इमोशंस यूज़ करेंगे, आप कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इमोशंस को यूज़ करेंगे, और अगर आपको लगता है कि कहीं इनअप्रोप्रिएटली आप यूज़ कर रहे हो तो आप उसको रेगुलेट करना सीखेंगे, यानी कि जो रेगुलेशन जो होता है इमोशंस का, सही जगह पे सही इमोशंस यूज़ करना, हम वो मैनेज करते हैं, वो सीखते हैं। तो ये सारी क्वालिटीज़ जिनमें होती हैं उसको हम कहते हैं कि ही इज़ वेरी गुड इन इमोशनल इंटेलिजेंस।
तो हम जनरली ये देखते हैं कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, चाहे वो एकेडमिक्स में बहुत टॉपर हैं या फिर अपने करियर में टॉपर हैं, पर स्टिल वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस रहते हैं अपनी लाइफ में, और काफ़ी ज़्यादा हम देखते हैं कि सुसाइडल केसेस भी वहाँ पर आते हैं। तो इसका मतलब यही है कि वो भले ही अपने एकेडमिक्स या फिर अपने स्किल में बहुत ही ज़्यादा उन्होंने अचीव किया है, बट इमोशनली वो कहीं ना कहीं खुद को मैनेज नहीं कर पाते हैं, इमोशनली वो वीक हो जाते हैं। इसीलिए जो है वो इस तरीके के स्टेप्स लेते हैं। तो ईक्यू भी उतना ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है अपने करियर ग्रोथ के लिए जितना आपका आईक्यू या फिर कोई दूसरा स्किल। इमोशनल इंटेलिजेंस के बाद ही मेयर एंड सलोवी ने इमोशनल क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट दिया था, यानी कि जिस तरह से हम आईक्यू मेजर करता था इंटेलिजेंस क्वेश्चन, वैसे ही ईक्यू मेजर करता है इमोशनल क्वेश्चन, यानी कि ये वो जो स्कोर है आपका, ये बताता है कि आप इमोशनली कितने ज़्यादा वेल मैनेज्ड हैं और इंटेलिजेंट हैं। 3 जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनका ईक्यू ज़्यादा होता है, वो खुद की इमोशंस और खुद की फीलिंग्स बहुत ही अच्छे से मैनेज कर पाते हैं और उनको समझ सकते हैं, उसके टुवर्ड्स सेंसिटिव हैं। वहीं पे जो दूसरों की जो फीलिंग्स हैं, दूसरों के जो इमोशंस हैं, वो भी ये काफ़ी अच्छे तरीके से परसीव कर सकते हैं और उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। ये कैसे गैदर करते हैं, चाहे वो बॉडी लैंग्वेज से गैदर करते हैं, चाहे वो उनकी वॉइस से गैदर करते हैं, चाहे टोन से। तो इन सभी मीडियम से वो समझ जाते हैं कि सामने वाला जो है वो किस तरह के इमोशंस फेस कर रहा है या फील कर रहा है। जिनका हाई आईक्यू होता है, ये अपने इमोशंस को यूज़ करते हैं प्रोडक्टिवली, कंस्ट्रक्टिवली यूज़ करते हैं किसी भी डिसीजन लेने के लिए या फिर कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, या कोई भी इनको आगे सिचुएशन में होती है तो ये इमोशंस को बहुत ही वेल मैनेज तरीके से यूज़ करते हैं। इमोशंस को इंक्लूड करना ये नहीं है कि आप इमोशनल होके सोचेंगे, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे। आप उसको कंट्रोल में रखेंगे, यानी कि जिनका हाई ईक्यू होता है, ये अपने इमोशंस और फीलिंग्स को कंट्रोल में रखते हैं और जितनी रिक्वायरमेंट होती है ये उतना ही यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए। अब बात करते हैं एप्टीट्यूड की। तो एप्टीट्यूड हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया था। एप्टीट्यूड मतलब किसी भी स्किल को एक्वायर करने की एबिलिटी, या किसी भी स्किल या फिर किसी भी फील्ड में एक्वायर करने की उस नॉलेज की एबिलिटी। ये काफ़ी फील्ड्स में यूज़ हो सकता है, चाहे ये स्पोर्ट्स का हो, चाहे ये म्यूज़िक का हो, चाहे ये आर्ट्स का हो। एप्टीट्यूड हर फील्ड में प्रेजेंट होता है। अब एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एप्टीट्यूड हमारा पोटेंशियल होता है, हमारा इननेट पोटेंशियल होता है किसी भी टास्क या एक्टिविटी को समझने का, उसको एक्वायर करने का। वहीं पे जो इंटरेस्ट है, ये हमारा प्रेफरेंस है, ये हमारी चॉइस है कि हम किसी भी एक्टिविटी को या किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी फील्ड में हम इंडल्ज हो या ना हो। तो पहला जो है हमारा इननेट पोटेंशियल है, इस पे हमारा बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं है। बट इंटरेस्ट जो है, इस पे हमारा पूरा कंट्रोल है, हमारी चॉइस है, और ये हम अपने विलिंगनेस से करते हैं। टू एक्सेल इन एनी फील्ड अ पर्सन नीड्स टू हैव बोथ एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट, यानी कि आपका सिर्फ जो पोटेंशियल है आप उस बेसिस पे ही सक्सेस नहीं हो सकते, या फिर आपका सिर्फ जो इंटरेस्ट है उसके बेसिस पे भी आप सक्सीड नहीं कर सकते। आपको दोनों का ही कॉम्बिनेशन चाहिए, दोनों की कॉम्बिनेशन की वजह से आप आगे ग्रो कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एप्टीट्यूड को हम मेजर कैसे करते हैं। तो कुछ टेस्ट होते हैं जिनके बेसिस पर हम ये देखते हैं कि एप्टीट्यूड किस इंडिविजुअल का कैसा है। इसको 2 तरीके से हमने डिवाइड किया है। पहला होता है इंडिपेंडेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि कुछ पर्टिकुलर फील्ड होती हैं, चाहे वो मैकेनिकल है, चाहे वो क्लरिकल है या न्यूमेरिकल है। तो सिर्फ इन टेस्ट को स्पेशलाइज्ड तरीके से देखने के लिए कुछ पर्टिकुलर टेस्ट बनाए हैं। ये वो टेस्ट हैं जो आपके एक पर्टिकुलर एबिलिटी को ही मेजर करेंगे, सबको एक साथ नहीं करेंगे। वहीं पे कुछ मल्टीपल या फिर जनरलाइज्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं। ये एक सीरीज़ ऑफ टेस्ट होते हैं जिसको हम बैटरी कहते हैं, और ये एक ही सीरीज़ में एक ही टेस्ट होता है, एक ही बैटरी होती है, जो कि आपके एक बहुत ही बड़े एरे ऑफ स्किल्स को कवर करता है और बहुत ही सारे जो आपकी फील्ड्स हैं उनको असेस करता है। तो कुछ एग्जांपल्स हैं मल्टीपल एप्टीट्यूड टेस्ट के। डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि DAT, इसमें आपके मैकेनिकल, क्लरिकल, न्यूमेरिकल ऐसे काफ़ी एप्टीट्यूड्स आ जाते हैं, और उसको हम एक ही बैटरी में एक ही साथ सबको असेस करते हैं। फिर आता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी, GAT भी जिसको बोलते हैं, और ASVAB यानी कि जो आपके वोकेशनल एप्टीट्यूड को टेस्ट करता है, जो कि ज़रूरत होती है आपके आर्म्ड सर्विसेज या आर्म्ड फोर्सेस में।
डीएटी जो है कॉमनली आपके एजुकेशनल सेटिंग्स में बहुत ज़्यादा काम आता है। यानी कि जब आप करियर काउंसलिंग के लिए जाते हैं या फिर जब आप करियर गाइडेंस के लिए जाते हैं, तो आपको सबसे पहले टेस्ट किया जाता है आपके एप्टीट्यूड का, ये देखने के लिए कि आपका किस स्किल में या किस फील्ड में ज़्यादा पोटेंशियल है अचीव करने का। और उसके बेसिस पे फिर आपका इंटरेस्ट का देखा जाता है कि आपका इंटरेस्ट का क्या स्कोप है। तो दोनों को ही मिक्स करके हम ये देखते हैं कि आपका जो करियर पाथ है या फिर आपकी जो ग्रोथ है इन फ्यूचर, वो किस में प्रोडक्टिव रहेगी। तो इन टेस्ट में आपके करियर वाइज भी एप्टीट्यूड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस का। तो क्रिएटिविटी एक फिनोमेना है जिसमें एक नई चीज़ या फिर एक यूनिक चीज़ बाहर आती है किसी आर्ट फॉर्म में। ये जो एंड रिज़ल्ट होता है क्रिएटिविटी का, ये इंटेंजिबल भी हो सकता है, यानी कि ये फ़िज़िकल अपीयरेंस में या फ़िज़िकल इसका जो एंड प्रोडक्ट है वो उस फॉर्म में ना हो। जैसे कि एक आइडिया, एक साइंटिफिक थ्योरी या फिर एक म्यूज़िकल कॉम्पोजिशन। तो ये कोई फ़िज़िकल इसमें मेजरमेंट नहीं होते, कोई फ़िज़िकल डायमेंशंस नहीं है, बट फिर भी ये एक क्रिएटिव क्रिएशन मानी जाती है। वहीं पे कुछ फ़िज़िकल ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में भी क्रिएटिविटी हम दिखा सकते हैं, जैसे कोई मशीन की इन्वेंशन है, कोई लिटरेरी वर्क है, कोई पोएम है आपकी, या फिर किसी पेंटिंग के फॉर्म में भी हम ये सारी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। तो ये क्रिएटिविटी का जो एक्सप्रेशन है या फिर मैनिफेस्टेशन है, ये बहुत ही अलग तरीके से हम बाहर देख सकते हैं। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था एक पोएम के फॉर्म में या फिर एक पेंटिंग के फॉर्म में, एक इनोवेशन के फॉर्म में। तो बहुत ही वेरिड तरीके से जो है हम क्रिएटिविटी की प्रोडक्शन देख सकते हैं। कुछ क्रिएटिव लोगों के अगर हम नाम लें तो जो बहुत ही फेमस हैं और जो बहुत ही आइकॉनिक हैं, वो हैं रविंद्रनाथ टैगोर, एल्बर्ट आइंस्टाइन, सीवी रमन, रामानुजन, और ऐसे काफ़ी ऐसे फिगर्स हैं जो फेमस फिगर्स हैं जो वर्ल्ड वाइड फेमस है क्रिएटिविटी के लिए। तो क्रिएटिविटी के टॉपिक में भी हम दो मेजर फैक्टर्स की बात करेंगे, जैसे कि हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे। एक है हेरिडिटी यानी कि आपका नेचर, और एक नर्चर यानी कि एनवायरनमेंट। तो चाहे वो कोई भी एट्रीब्यूट हो, चाहे वो इंटेलिजेंस है, पर्सनालिटी है, ये दो फैक्टर्स हमेशा से ही रोल प्ले कर रहे हैं। तो अगर हम नेचर की बात करें तो जो नेचुरल हमारे इनहेरिटेंस में जो हमको क्रिएटिविटी मिलती है, जो कैपेसिटी मिलती है, ये बहुत ही लिमिटेड होती है या फिर ये हमको रिस्ट्रिक्ट करती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक एक्स लेवल की क्रिएटिविटी मिली है जीन्स के थ्रू, तो वो एक्स से x.1 या x.2 तक ही एक्सपेंड कर सकती है, उससे ज़्यादा ये एक्सपेंड नहीं कर सकती। नो मैटर आपको कितनी भी ट्रेनिंग मिली है, कितनी भी आपको उसमें गाइडेंस मिली है, कितना भी आपने प्रैक्टिस किया है, तो एक सर्टेन लेवल से ऊपर नहीं जा सकता। वहीं पे जो एक एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, आपको वहाँ उसमें मोटिवेशन के फॉर्म में मिलेगा, या फिर आपको एक ऐसी कम्युनिटी मिलेगी, ऐसे एक सराउंडिंग्स मिलेंगे जो आपको उस पर्टिकुलर क्रिएटिव फील्ड में इनकरेज करेंगे, मोटिवेट करेंगे। तो ये रोल आता है इन्वायरमेंट का। तो दोनों ही जो रोल हैं ये आपको बैलेंस तरीके से मिलेंगे, और अगर ये दोनों आपको एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से मिलते हैं तो आपकी जो क्रिएटिविटी है वो काफ़ी अच्छे पोटेंशियल तक इन्हांस कर सकती है। तो अब हम कंपेयर करेंगे क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस को। तो इंटेलिजेंस जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे कि एक ओवरऑल कैपेसिटी है हमें समझने की, या फिर रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से, इफ़ेक्टिव तरीके से मैनेज करने की। पर वहीं पे क्रिएटिविटी जो है आपका एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंटेलिजेंस, या फिर आप में एक जितनी एक इंटेलिजेंट कैपेसिटी है, उसको यूज़ करके कुछ यूनिक या फिर कुछ नया क्रिएट करने की जो कैपेसिटी है, उसको हम क्रिएटिविटी कहते हैं। इसका मतलब किसी भी इंडिविजुअल में अगर कोई भी चीज़ याद करने की या फिर उसको प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी बहुत फास्ट है, या फिर एक वो फास्ट लर्नर है, तो हम उसको एक इंटेलिजेंट पर्सन कहेंगे। पर अगर वो उस इंटेलिजेंस को यूज़ करके कुछ डिफरेंट तरीके के आइडियाज़ लाता है, या फिर एक बहुत ही डाइवर्जेंट तरीके से प्रोडक्शन करता है, तब हम उसको कहेंगे कि ही इज़ अ क्रिएटिव पर्सन। तो टर्मन ने सबसे पहले 1920 में ये डिस्टिंक्शन किया था कि इंटेलिजेंट और क्रिएटिव लोगों के बीच में। टर्मन ने अपनी स्टडीज़ में ये देखा था, उन्होंने लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ की थी बहुत ही हाई आईक्यू वाले लोगों पर। उन्होंने ये देखा था कि जिनकी आईक्यू बहुत ज़्यादा है और वो कंसिस्टेंटली मेजर किया उनकी परफॉर्मेंस पे, तो बहुत ही उनमें से ज़्यादातर लोग, या फिर बहुत ही ना के बराबर लोग, एक क्रिएटिव फील्ड में आगे बढ़े थे, या फिर एक क्रिएटिविटी में उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था।
तो उन्होंने लास्ट में कंक्लूड किया था कि जो लोग हाई आईक्यू में हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो क्रिएटिव भी हों, वो बस एक फ़ास्ट लर्नर हैं और इन्फॉर्मेशन को बहुत अच्छे से प्रोसेस कर सकते हैं। वहीं पे जिनकी आईक्यू बहुत ज़्यादा नहीं है वो भी, उनके अंदर से भी क्रिएटिव आइडियाज़ और क्रिएटिविटी निकलने के बहुत चांसेस हैं। अगर क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस के रिलेशन के बारे में बात करें तो अगर आप में इंटेलिजेंस या किसी इंडिविजुअल में इंटेलिजेंस ज़्यादा है तो उनमें थोड़े से चांसेस बढ़ जाते हैं क्रिएटिविटी होने के भी। ये नेसेसरी नहीं है कि आईक्यू ज़्यादा है तो क्रिएटिविटी भी ज़्यादा होगी, जैसे अभी हमने देखा था। बट एक मिनिमम अमाउंट ऑफ आईक्यू आपका होना बहुत ज़रूरी है क्रिएटिव परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आइंस्टाइन का एग्ज़ाम्पल लें तो वो इतने बड़े मैथमेटिकल जीनियस थे और इतना उन्होंने क्रिएटिव फील्ड में इतना डाइवर्स परफॉर्म किया था। और जाहिर सा मतलब है कि उसके लिए उनके अंदर एक बेसिक आईक्यू था, यानी कि उनको बेसिक नॉलेज थी मैथ्स की, फार्मूलेज़ की, या नंबर्स के साथ उनको एनालाइज करने की। तो एक मिनिमम थ्रेशोल्ड होना चाहिए इंटेलिजेंस का या नॉलेज का, जिसके बेसिस पे आप क्रिएटिव फील्ड में और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्रिएटिविटी टेस्ट की अगर हम बात करें तो कुछ दो मेन फीचर्स हैं इसके। पहला है कि इन टेस्ट के जो आइटम्स होते हैं यानी कि क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत ही ओपन एंडेड होते हैं, यानी कि जो टेस्ट दे रहा होता है जिसकी क्रिएटिविटी टेस्ट होती है उसको एक बहुत ही डाइवर्स अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने आंसर्स को एक्सप्लोर करके लिखने की, या जितने उसमें आइडियाज़ हैं अपने सब्जेक्टिव तरीके से उनको प्रेजेंट करने की। सेकंड होता है कि इनमें डाइवर्जेंट थिंकिंग का इसमें मौका मिलता है, यानी कि आप एक नहीं बहुत सारे पैरेलल तरीके से सोच सकते हैं और बहुत सारे ऑल्टरनेटिव जो आंसर्स हैं आप उसमें लिख सकते हैं।